सभी कार्यकर्ताओं से निवेदन है कि मंच की व्यवस्था बनाए रखें, जिसका मैं नाम ले वही आगे आए। समय निकाल के हमारे बीच में बता रहे हैं। राहुल गांधी जी ने भारत जोड़ो यात्रा जो निकाली गई थी, पूरे देश को उन्होंने 4000 किलोमीटर की यात्रा करके एक सूत्र में पिरोया है, एक भाईचारे का संदेश दिया है। आज देश में लोकतंत्र की हत्या हो रही है। हमको सबको मिलके क्षेत्रवासियों को, राजस्थान को मजबूत करना है। हम सभी आपसे ही प्रेरणा लेते हुए आपके पश्चिमों में चलते हुए हमारे वल्लभनगर क्षेत्र को राजस्थान में सरकार बनाने में मदद करेंगे। हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि हमारी विधानसभा में कीर्ति शेष गजेंद्र सिंह जी शेखावत साहब के देहांत के पश्चात राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत साहब ने यहाँ पर 3 महाविद्यालय खुलवाए, 3 ITI कॉलेज खुलवाए, 21 करोड़ की लागत से सैटेलाइट हॉस्पिटल बनवाया। शेखावत साहब ने जो एक पौधा वल्लभनगर विधानसभा में कांग्रेस का बोया था, आज वो एक विशाल पेड़ के रूप में आप सबके सामने है। इस पेड़ की छाया में सुरक्षित रहने के लिए हमें 2023 के चुनाव में लोकतंत्र को जिंदा रखना है। और साथ ही मैं आप सबसे एक अपील करना चाहूंगी कि जो हमारा लोकतंत्र है उसे बचाने के लिए इस देश में वापस रावण की लंका मत बनने देना, गौरवों की सभा मत बनने देना। मैं हमारे प्रिय नेता राहुल गांधी जी को आश्वासित करता हूं, पार्टी कहो दिल से के रूप में मैं राज्य मंत्री शक्तिराज श्रीमाली से निवेदन करता हूं कि अपना उद्बोधन दे। ये मेवाड़ की है माटी, इसको माथे पे लगा लो। या रणवीरों की है समाधि, जिस पर फूल भी चढ़ा लो। ये सर जमी है सांगा की, बापा की बपोती, पन्ना पद्मनी प्रताप पूजा और भामाशा की धरती। और हम सब है मेवाड़ के वासी, तो जय एकलिंग की लगा लो, जय महाराणा प्रताप। परम आदरणीय राहुल गांधी जी, अब हमारे बीच में राहुल गांधी जी संबोधित करेंगे और जोरदार तालियों से रंधावा जी, आपने देखा होगा अच्छा भैया भाषण तो देने दीजिए, हाँ शुरू तो करने दीजिए। शाबाश, जोश है आप में। देखिए, 1 साल पहले मैं लाखों लोगों के साथ मिलकर कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक पैदल गया। यात्रा का नाम भारत जोड़ो यात्रा था। हमारा लक्ष्य, जो बीजेपी ने नफरत फैलाई है, हिंसा फैलाते हैं, उसके खिलाफ खड़े होने का था। सब लोग ये देश जानता है कि हिंदुस्तान नफरत का देश नहीं है, मोहब्बत, भाईचारा और इज्जत का देश है। इसलिए हमने यात्रा में नारा दिया, नफरत के बाजार में हमें मोहब्बत की दुकान खोलनी है। अब सवाल उठता है कि देश में बीजेपी नफरत क्यों फैलाती है, हिंसा क्यों फैलाती है, डर क्यों फैलाती है। भाइयों और बहनों, मैं आपको आज भाषण में 2 बातें बताना चाहता हूं।
अरे यार नफरत का कारण बेरोजगारी और महंगाई है। बीजेपी का सिस्टम आपका ध्यान बेरोजगारी और महंगाई से हटाने के लिए नफरत पे ले जाता है। बीजेपी का लक्ष्य, आरएसएस का लक्ष्य कि हिंदुस्तान के गरीब लोगों को, मजदूरों को, किसानों को, छोटे व्यापारियों को, आदिवासियों को, दलितों को धन ना मिल जाए। वो चाहते हैं कि धन, हिंदुस्तान सोने की चिड़िया है, वो चाहते हैं कि ये सोने की चिड़िया का पूरा धन चुने हुए लोगों के हाथ में रहे, अरबपतियों के हाथ में रहे और आदिवासी, दलित, पिछड़े लोग इस धन के बारे में सवाल ना उठा। यहां आदिवासी बैठे हैं, हम आपको आदिवासी कहते हैं, वो आपको वनवासी कहते हैं। आदिवासी और वनवासी शब्द में क्या फर्क है? आदिवासी का मतलब वो लोग जो हिंदुस्तान के, इस धरती के, भारत माता के पहले मालिक थे। बात समझिए, बात समझिए। इस देश में जो भी जमीन है, जो भी जल है, जो भी जंगल है, वो सबसे पहले आदिवासियों का हुआ करता था। अब इस शब्द के अंदर बहुत कुछ छुपा हुआ है। अगर हम आपको आदिवासी कहते हैं और अगर हम इस बात को मानते हैं कि आप इस देश के पहले मालिक हो, तो हमें आपको जमीन का, जल का, जंगल का अधिकार देना पड़ेगा। बीजेपी ने नया शब्द निकाला, धूमधाम करके, ढोल बजा के आपको कहते हैं आप आदिवासी नहीं हो, आप वनवासी हो। वनवासी का मतलब वो लोग जो जंगल में रहते हैं। भाई और बहनों, वनवासी के कोई अधिकार नहीं है। वनवासी का मतलब आप तो जंगल में रहते हो, आपको जमीन का अधिकार थोड़ी हो सकता है। आपको जल का अधिकार, जंगल का अधिकार थोड़ी हो सकता है। आप तो जंगल में रहते हो, आप तो जानवर जैसे हो। वनवासी के ये मतलब है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपने किसी बीजेपी के नेता को किसी जानवर पर, किसी कुत्ते पर पेशाब करते हुए देखा है? कभी नहीं देखा। मगर आपने बीजेपी के एमएलए को मध्य प्रदेश में एक आदिवासी युवा के ऊपर पेशाब करते हुए देखा। ये इनकी सोच है। आपको कहते हैं हिंदी सीखो, अंग्रेजी मत सीख लेना। मगर अगर आप बीजेपी के किसी भी नेता से पूछो, भैया आप कहते हो कि हमें अंग्रेजी नहीं सीखना, आपके बच्चे कौन से स्कूल में पढ़ते हैं? इंग्लिश मीडियम। सारे के सारे बीजेपी के बच्चे, अमित शाह के बेटे
राजनाथ सिंह के बेटे सारे के सारे इंग्लिश मीडियम में पढ़ते हैं। क्यों? क्योंकि उनको मालूम है सबसे अच्छी नौकरियां कॉल सेंटर, आईटी, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, सबसे अच्छी नौकरियों के लिए आपको अंग्रेजी बोलनी पड़ेगी। और वो चाहते हैं कि आदिवासी जंगल में रहे, बीजेपी के एमएलए उन पर पेशाब करें, वीडियो वायरल करें, और आदिवासी युवा ना पढ़े, ना लिखे, ना अंग्रेजी बोले। मैं चाहता हूं कि आदिवासी युवा अगर पायलट बनना चाहता है, अमेरिका में हवाई जहाज में जाना चाहता है, उसका हक बनता है। लॉयर बनना चाहता है, इंजीनियर बनना चाहता है, डॉक्टर बनना चाहता है, आप असली मालिक हो इस जमीन के, हक बनता है। कांग्रेस पार्टी पैसा कानून लाई, जमीन अधिग्रहण बिल लाई, ट्राइबल बिल लाई, मनरेगा लाई, आपके अधिकारों की रक्षा करने, आपको अपना अधिकार देने के लिए। बीजेपी ने पैसा कानून रद्द कर दिया, जमीन अधिग्रहण बिल रद्द कर दिया, और आप पर पेशाब करके कहते हैं भैया आप लोग वनवासी। पहले हर भाषण में नरेंद्र मोदी आदिवासियों को वनवासी कहता था। उसके भाषण देख लीजिए, आप वनवासी हो। जैसे ही मैंने ये बात बोली कि वनवासी में और आदिवासी में फर्क है, और नरेंद्र मोदी खबरदार आपने वनवासी शब्द का प्रयोग किया, उसके बाद नरेंद्र मोदी ने वनवासी बंद कर दिया। मैं आपको बता रहा हूं, जब तक कांग्रेस पार्टी है तब तक आदिवासियों की अधिकारों की हम रक्षा करेंगे। आपके साथ खड़े होकर आपके बच्चों को शिक्षा दिलवाएंगे, फ्री में स्वास्थ्य दिलवाएंगे, मुफ्त में स्वास्थ्य दिलवाएंगे, और आपका जो जमीन पर, जंगल पर, जल पर हक बनता है वो आपको दिलवाएंगे। तो ये हुई बात आदिवासियों की। अब चलिए पिछड़ों की बात करते हैं। देश में कम से कम 50% पिछड़े लोग, ऑफिशियल रिकॉर्ड नहीं, मगर लोग जानते हैं कि कम से कम 50% आबादी पिछड़ों की। जिस दिन मैंने कहा, पार्लियामेंट हाउस में मैंने भाषण दिया और मैंने कहा कि देखिए, अगर हम पिछड़ों को, आदिवासियों को, दलितों को, गरीब जनरल कास्ट के लोगों को भागीदारी देना चाहते हैं, देश में अधिकार देना चाहते हैं, तो हमें दो चीजें पहले पता लगानी पड़ेगी। सबसे पहले, किसकी कितनी आबादी है, आदिवासी कितने, दलित कितने, ओबीसी कितने, जनरल कास्ट के लोग कितने। सबसे पहले जाति जनगणना की जरूरत है। अगर हम अधिकार की बात कर रहे हैं, भागीदारी की बात कर रहे हैं, तो कितने लोग कौन सी जात के, कौन से समाज के हैं, वो तो पता लगाना ही पड़ेगा। इसको हम जाति जनगणना कहते हैं। और दूसरा सवाल, हिंदुस्तान का जो धन है, सोने की चिड़िया का धन है, उसका कितना भाग आदिवासियों के पास है, कितना जनरल कास्ट के पास, कितना ओबीसी के पास, कितना दलितों के पास, ये पता लगाना पड़ेगा। इसके बिना देश आगे जा ही नहीं सकता। इसके बिना
भागीदारी की बात करना बिल्कुल खोखला है। अगर मैं ये नहीं मालूम कि कितना धन किसके पास है और किसकी कितनी आबादी है, तो भागीदारी की बात कैसे करेंगे? तो मैंने पार्लियामेंट में साफ कहा कि भैया, पहला कदम देश का एक्सरे करना है। जैसे किसी को चोट लगती है, डॉक्टर के पास जाते हैं, कहते भैया एक्सरे करो, टांग टूटी नहीं टूटी, हाथ टूटा नहीं टूटा। अब लोगों को दर्द हो रहा है, देश में आदिवासियों को, दलितों को, पिछड़ों को दर्द हो रहा है, लोगों को समझ नहीं आ रही बात, दर्द क्यों हो रहा है। इसलिए जाति जनगणना देश का एक्सरे है, ये पहला कदम। अब मैंने ये पार्लियामेंट में बोला, नरेंद्र मोदी जी जाति जनगणना करिए। यूपीए के समय हमने आंकड़े निकाले थे, देश को दिखा दीजिए। उस दिन के बाद नरेंद्र मोदी जी के भाषण बिल्कुल बदल गए। पहले यहां राजस्थान में आते थे, मध्य प्रदेश में जाते थे, छत्तीसगढ़ में जाते थे, कहते थे मैं ओबीसी हूं, मैं ओबीसी हूं। हर भाषण में 10-15 बार मैं ओबीसी हूं, मैं ओबीसी हूं। जिस दिन मैंने जाति जनगणना की बात की, जिस दिन मैंने कहा कि ओबीसी की आबादी कितनी है, उस दिन के बाद नरेंद्र मोदी कहते हैं, भाइयों बहनों, हिंदुस्तान में एक ही जात है, गरीब। हिंदुस्तान में ना ओबीसी, ना आदिवासी, ना दलित, सिर्फ एक जात, गरीब। एक बात उन्होंने नहीं कही कि अगर एक जात दलित गरीब है तो दूसरी जात अरबपतियों की भी है, अदानी अंबानी की है, उनकी स्पेशल जात है। ओबीसी शब्द भूल गए। चुनाव लड़ना है तो मैं ओबीसी, भागीदारी देनी है तो एक ही जात, गरीब। अब मैं आपको आंकड़े देता हूं और इनको आप अच्छी तरह सुनिए, क्योंकि इससे आपको पूरा का पूरा हिंदुस्तान और आपसे कैसे और कितनी चोरी हो रही है वो समझ आ जाएगी। अब अच्छी तरह सुनिए। देश को एमएलए और एमपी नहीं चलाते। आप किसी भी बच्चे से पूछ लो, बेटा क्या करना चाहते हो, वो आपको कहेगा मैं आईएएस में जाना चाहता हूं, मैं आईएएस का अफसर बनना चाहता हूं। सही है गलत? सही। देश को आईएएस अफसर चलाते हैं और हिंदुस्तान की सरकार को 90 आईएएस अफसर चलाते हैं। पूरा का पूरा बजट जो होता है, पैसा होता है हिंदुस्तान का, सोने की चिड़िया, पूरा पैसा जो आता है, इसको ये 90 लोग बांटते हैं। अब सवाल उठता है कि 90 में से आदिवासी कितने, दलित कितने और ओबीसी कितने? अगर हम कहते हैं कि आदिवासियों की भागीदारी है, दलितों की भागीदारी है, पिछड़ों की भागीदारी है, तो इन 90 लोगों में से आबादी जितने अफसर हर जात के होने चाहिए। सही? अब मजे की बात सुनिए। 90 में से 3 अफसर पिछड़ी जात के हैं, मतलब पिछड़ों की आबादी 50%, मतलब कम से कम 45 होने चाहिए। और हैं कितने? 3। अच्छा, अगर 3 अफसरों के हाथ में बड़े बड़े मंत्रालय होते तो अलग बात, मगर ये जो 3 ओबीसी अफसर हैं, एक कोने में बैठे रहते हैं। इनका बजट पर कोई कंट्रोल नहीं,
अगर हिंदुस्तान की सरकार 100 रुपए खर्च करती है तो पिछड़े अफसर 5 रुपए पर निर्णय लेते हैं। तो नरेंद्र मोदी के ये जो शब्द है कि ओबीसी सरकारी खोखले हैं, और वो जाति जनगणना इसलिए नहीं कराना चाहते कि देश के ओबीसी को पता लग जाए, देश के युवाओं को पता लग जाए कि भैया हमारी आबादी में 50% है, आबादी 50% और अफसर 90 अफसर पूरा का पूरा बजट बांटते हैं। राजस्थान को कितना पैसा मिलता है, स्वास्थ्य में कितना जाता है, शिक्षा में कितना जाता है, आर्मी में कितना जाता है, ये 90 लोग तय करते हैं दिल्ली में। इसमें से 3 ओबीसी। कैसे हुई ओबीसी की सरकार? अब यहां जो पिछड़े युवा हैं, आपके दिल में थोड़ा गुस्सा आया होगा, ये तो हमारा बेवकूफ बना रहे हैं, मगर ठहरिए, क्योंकि मैं अभी आदिवासी में बात करना चाहता हूं। पिछड़े हैं 3, आदिवासी भी 3, मगर फर्क क्या है? जहां 100 रुपए में से पिछड़े 5 रुपए का निर्णय लेते हैं, 100 रुपए में से हमारे आदिवासी भाई बहन 10 पैसे का निर्णय लेते हैं। 10 पैसे का मतलब, अगर हिंदुस्तान की सरकार 100 रुपए खर्च करती है तो आदिवासी अफसर 10 पैसे पर निर्णय लेते हैं। उनके स्कीम की बात करता हूं, नरेंद्र मोदी की स्कीम की बात करता हूं। फसल बीमा योजना, फसल बीमा योजना में क्या है, मैं साफ समझा देता हूं आपको। पैसा आता है जीएसटी से। आदिवासी भाई, दलित भाई, पिछड़े लोग, गरीब, जनरल कास्ट के लोग 1 लीटर पेट्रोल खरीदते हैं, उतनी ही जीएसटी देते हैं जितनी अदानी देता है। अदानी अरबपति, मगर अगर अदानी 1 लीटर पेट्रोल खरीदे और हिंदुस्तान का सबसे गरीब व्यक्ति 1 लीटर पेट्रोल खरीदे तो जीएसटी एक जैसी जाती है। आप शर्ट पहने हो, सफेद शर्ट पहने हो, अगर अदानी जी ये शर्ट खरीदे और अगर आप ये शर्ट खरीदो, जीएसटी एक जैसी जाएगी। वो अरबपति है, जीएसटी है, तो जीएसटी से पैसा आता है। किसका पैसा है? 50% पिछड़ों का, तकरीबन 15% दलितों का, तकरीबन 12% आदिवासियों का। तो फसल बीमा योजना आपको समझा देता हूं। फसल बीमा योजना में 35,000 करोड़ लगते हैं। 20,000 करोड़ दिल्ली की सरकार देती है जीएसटी से, 10,000 करोड़ स्टेट की सरकार देती है जीएसटी से, 5,000 करोड़ हमारा किसान जो हमारी देश की रीढ़ की हड्डी है वो देता है। 35,000 हो गए। अब नरेंद्र मोदी की सरकार 35,000 करोड़ उठा के 16 कंपनियों के हाथ में पकड़ा देती है। उस कंपनी में आपको एक ओबीसी नहीं मिलेगा, एक दलित नहीं मिलेगा, एक आदिवासी नहीं मिलेगा। तो आपके जीएसटी के पैसे जेब से निकले, 35,000 करोड़ रुपए 16 कंपनी के जेब में गए सीधे। अब आपके खेत में नुकसान होता है, ओला गिर जाता है, तूफान आ जाता है, हमारे पिछड़े आदिवासी, दलित किसान, गरीब, जनरल कास्ट के किसान फोन लगाते हैं कंपनी को, कहते भैया हमने पैसे दिए थे, हमारा जीएसटी का पैसा गया, हमारा खेत का नुकसान होगा। कहते भैया तुम्हें हम पैसे नहीं देने वाले, पूछ लो किसानों से। जब किसानों का खेत नष्ट होता है, महीनों के लिए ये ईमेल और टेलीफोन करते रहते हैं, इनको पैसा नहीं मिलता, बहाने बनाते हैं। तो 35,000 करोड़ रुपए आपके
16 कंपनी के हाथ में, और जब आपको पैसे की जरूरत पड़ी तो कंपनी कहती नहीं मिलेगा। आपका खेत खराब ही नहीं हुआ, ओला ही नहीं गिरा, तूफान ही नहीं आया। कभी आपने किसी किसान को टीवी पे देखा है? कभी आपने किसी मजदूर को टीवी पे देखा है? नहीं। आपको शाहरुख खान दिख जाएंगे, ऐश्वर्या राय दिख जाएगी, क्रिकेट मैच दिख जाएगा, किसान नहीं दिखने वाला। उधर मजदूर फंसे हुए उत्तराखंड में, मजदूर फंसे हुए उत्तराखंड में, जमीन के नीचे धंसे हुए हैं। 24 घंटा मीडिया क्रिकेट की बात कर रही है, अच्छी बात है, 2 मिनट उनको भी दे दो, 2 मिनट हमें हमारे मजदूरों को भी दे दो। तो मेरा कहना है, मीडिया में नरेंद्र मोदी का 24 घंटे चेहरा आता है। क्यों आता है? टीआरपी बढ़ती है। क्यों बढ़ती है? क्योंकि नरेंद्र मोदी जी इनका काम करते हैं, अदानी का काम करते हैं। अदानी, अंबानी और नरेंद्र मोदी जी, बहुत अच्छा सौदा है। नरेंद्र मोदी जी जीएसटी का पैसा उधर भेजते हैं और वो नरेंद्र मोदी का चेहरा इधर दिखाते हैं। तो ये फर्क है भाइयों और बहनों। अब मैंने साफ कहा है, राजस्थान में हमारी सरकार आएगी, जाति जनगणना तो हम यहां पे शुरू कर देंगे। और दिल्ली में आएगी तो पूरा देश का हम जाति जनगणना कर देंगे। पिछड़ों को, दलितों को, आदिवासियों को साफ बता देंगे, भैया आपकी आबादी कितनी है, दूध का दूध, पानी का पानी कर देंगे। नरेंद्र मोदी के मुंह से जाति जनगणना का शब्द नहीं निकल सकता। इतना पैसा जा रहा है भाइयों और बहनों आपके जेब से। दुख की बात है कि आपको भी नहीं पता लगा, आपको भी समझ नहीं आ रहा कि आपके जेब में से कितना पैसा अदानी की जेब में जा रहा है। आपको दर्द हो रहा है, आपको दुख हो रहा है, आपके बच्चे बेरोजगार हैं, मगर आप कारण नहीं देख पा रहे हो। आप ये नहीं देख पा रहे हो कि आपकी जेब में से पैसा, जब आप पेट्रोल खरीदते हो, जब आप शर्ट खरीदते हो, जब आप पैंट खरीदते हो, जब आप ढाबे में खाना खाते हो, आपकी जेब में से पैसा जा रहा है, सीधा ट्रांसफर हो रहा है अदानी की जेब में। तो 2 तरीकों की सरकार होती है भाई और बहनों, एक अरबपतियों की और एक किसानों की, मजदूरों की, दलितों की, गरीबों की, इन लोगों की, छोटे दुकानदारों की। नरेंद्र मोदी जी ने आपसे कहा 15 लाख रुपए बैंक अकाउंट में लग जाएगा, लग गया। कोविड आया, सॉरी कोरोना, नरेंद्र मोदी जी ने आपको नचा दिया, सबको नचा दिया। चलो भैया थाली बजाओ, भाई थाली बजाओ, थाली बजाओ। कोविड फैल रहा है, कोविड कैसे भैया, कोविड फैलता कैसे है? जब लोग एक दूसरे के पास आते हैं। नरेंद्र मोदी जी ने भीड़ में थाली बजवा दी, कोरोना को फैला रहे हैं, पूरा देश थाली बजा रहा है वहां पर टीवी पे। दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी जी कहते हैं ठीक है भैया, थाली ने नहीं काम किया, बहुत सारे लोग मर गए, चलो मोबाइल फोन की लाइट जलाओ। सच्चाई है, आप हंस रहे हो, सच्चाई है, मतलब ड्रामा है। आपका ध्यान कभी उधर जाएगा, कभी इधर जाएगा। जेब कतरा क्या करता है? जेब कतरा भैया पहले आपका ध्यान उधर करता है, भैया उधर देख, वो आपका ध्यान उधर करता है, दूसरी साइड से बंदा आके जेब काट देता है। तो नरेंद्र मोदी जी का काम आपका ध्यान इधर उधर करने का है, पीछे से अदानी जेब काट देता है। टीम है। आप लोग क्या करते हो भैया? आपको कहते हैं भैया हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम, आप कहते हैं हिंदू मुस्लिम, पीछे से अदानी ने जेब काटी। आपको कहते हैं देखो ऐश्वर्या राय नाच रही है, पीछे से जेब काटी। कहते देखो भैया क्रिकेट चल रहा है, पीछे से जेब काटी। वो देखो भैया शाहरुख डांस कर रहा है, वो जेब काटी। ये हो रहा है।
मैं आपको बता रहा हूं, पैसा आपका है, अरे बोलो मत यार। उस पर हक हक आपका बनता है। एकत्रित हो लो, एक साथ खड़े हो लो, सारा का सारा पैसा मिल जाएगा। अब देखिए, राजस्थान में आप में से जितने भी लोग बीमार हुए, यहां पे भीड़ में किसी को दिल की बीमारी हुई होगी, किसी को कैंसर होगा, किसी का हाथ टूटा होगा, पैर टूटा होगा, डायबिटीज होगी। इस भीड़ में आप में से किसी व्यक्ति ने इलाज के लिए 1 रुपया दिया? फ्री। 25 लाख रुपए दवाई फ्री, फ्रैक्चर हुआ फ्री, दिल में बीमारी हुई स्टेंट लगानी है फ्री, कैंसर हुआ इलाज फ्री। 50% फायदा पिछड़ों को, 12% आबादी आदिवासियों की देश में। तो पैसा किसको जा रहा है? पिछड़ों को जा रहा है, आदिवासियों को जा रहा है, दलितों को जा रहा है, गरीब जनरल कास्ट के लोगों को जा रहा है। सीधी सी बात है। आप मुझे बताओ, हमारी जो स्वास्थ्य स्कीम है राजस्थान में, इसमें अदानी को कहां पैसा मिल रहा है? 1 रुपया नहीं मिल रहा। हमने भोजन का अधिकार दिया, मनरेगा दिया, जमीन अधिकरण बिल लाए, इसमें से मुझे बता दो अदानी जी को कितने पैसे मिले? जमीन अधिकरण बिल से नुकसान हुआ, मनरेगा में एक, अच्छा अगर वो मजदूरी करेगा तो मिलेगा, मजदूरी करने वाला नहीं है, करेगा बेहोश हो जाएगा, 15 मिनट में बेहोश हो जाएगा, लेट जाएगा, पानी पिलाना पड़ेगा। तो हमारे सारे के सारे स्कीम किसानों को, दलितों को, आदिवासियों को, पिछड़ों को, गरीब जनरल कास्ट के लोगों को मदद करने की स्कीम है। उनके सारे के सारे स्कीम अदानी जी वाले स्कीम है। मोदी जी कहते हैं मोदी की गारंटी। मोदी की गारंटी मतलब अदानी की गारंटी। मोदी की गारंटी है कि भैया मैं आपका ध्यान भटका दूंगा, और पीछे से अदानी जी जेब काट देंगे। यह नरेंद्र मोदी की गारंटी है, और पूरा देश जानता है। हमारी साथ गारंटी है कांग्रेस पार्टी की। राजस्थान में सबसे पहले राजस्थान के हर घर में एक महिला को 10,000 रुपए साल के बैंक अकाउंट में सीधे, 1 रुपया अदानी को नहीं, इसमें से 1 रुपया अदानी को नहीं जाएगा। गैस सिलेंडर नरेंद्र मोदी शिकायत करते थे 400 रुपए का हो गया, आज कितने का है? 1200 रुपए का कर दिया उन्होंने। चुनाव के बाद 500 रुपए काम कर देंगे। 1 रुपया अदानी को नहीं। मैंने गहलोत जी से कहा ये जो आपका इलाज है 25 लाख है, इसको आप थोड़ा और बढ़ाइए, चुनाव के बाद वो हो जाएगा। 1 रुपया अदानी को नहीं। शिक्षा में हमने अंग्रेजी स्कूलों का जाल फैला दिया। वो कहते हैं हिंदी सिखाओ, अंग्रेजी मत सिखाओ। हम कहते हैं हिंदी भी सीखो, अंग्रेजी भी सीखो। हिंदी राजस्थान में बात करो, हिंदी से हिंदी का प्रयोग राजस्थान में करो, यूपी में करो। मगर कोई विदेश का टूरिस्ट आता है राजस्थान में, तो उससे अंग्रेजी से बात करो, व्यापार करो, बिजनेस खोलो। 2 हिंदुस्तान नहीं चाहिए हमें। इसलिए हमने इंग्लिश मीडियम स्कूल हर स्टूडेंट के लिए हम इंग्लिश मीडियम स्कूल खोलने जा रहे हैं राजस्थान में, और फ्री में हम गवर्नमेंट कॉलेज में लैपटॉप देते हैं। नरेंद्र मोदी जी ने सरकारी ऑफिसर्स का ओपीएस बंद कर दिया। ओल्ड पेंशन स्कीम जो था,
हमने फिर से लागू कर दिया। उसमें से 1 रुपया अदानी को नहीं जाता। अग्निवीर जैसे स्कीम लाते हैं अदानी को फायदा पहुंचाने के लिए। हमारे युवा सुबह उठते हैं 4 बजे, देश की रक्षा करने के लिए उठते हैं। लाखों युवा उठते थे, वर्जिश करते थे आर्मी का टेस्ट पास करने के लिए। सारा बंद कर दिया। क्यों बंद किया? अदानी को जितने हथियार बेचने हो वो सही है, पूरा का पूरा डिफेंस सेक्टर अदानी के हाथ में, वो सही है। मगर अगर हमारे पिछड़े युवा, दलित युवा, आदिवासी युवा देश की रक्षा करना चाहते हैं तो वो अलाउ नहीं है, वो नहीं हो सकता। हम तो अग्निवीर स्कीम चलाएंगे। हर भाषण में नरेंद्र मोदी कहते हैं अग्निवीर का फायदा है। क्या फायदा है? नुकसान है, गरीब युवाओं का नुकसान है, अदानी का फायदा है। तो हर स्कीम में वो अरबपतियों की मदद करते हैं, हर स्कीम में हम गरीबों की, किसानों की, मजदूरों की मदद करते हैं। ये फर्क है। अब याद रखिए, हमने जो भी किया है, बीजेपी की सरकार आई वो सारा का सारा उठा के ले जाएंगे। 25 लाख रुपए जो आपका स्वास्थ्य में हम देते हैं वो सारा अदानी को जाएगा। ओपीएस स्कीम गायब हो जाएगा, अंग्रेजी स्कूल बंद हो जाएंगे, किसान का कर्जा माफ नहीं होगा। सारा का सारा फायदा 2-3 लोगों को जाएगा। निर्णय आपको लेना है। कांग्रेस पार्टी को जिताइए। गरीबों की, पिछड़ों की, दलितों की, आदिवासियों की, गरीब लोगों की सरकार बनाइए, छोटे दुकानदारों की सरकार बनाइए। आप सब आए, इतने प्यार से आपने मेरी बात सुनी, दिल से आपका धन्यवाद करता हूं। नमस्कार, जय हिंद। प्रदेश महासचिव यशपाल सिंह जगताप से निवेदन करता हूं कि वो अपना मोमेंटो पेश करें और बल्लभनगर के लोकप्रिय विधायक और कांग्रेस के प्रत्याशी भाभी साहब को प्रीति गजेंद्र सिंह जगताप से भी निवेदन करता हूं कि वो हमारे राष्ट्रीय नेता आदरणीय राहुल जी गांधी को मोमेंटो बैठकर मेवाड़ का जो हमारा इस मेवाड़ की शान महाराणा प्रताप का प्रतीक चिन्ह राहुल जी गांधी को कांग्रेस पार्टी काम किया दिन से भाभी साहब। घर है प्यारों, हर परिवार का हो उत्थान, बनाई ऐसी योजना, नेता ऐसा मिलेगा ना चल टॉर्च लेके जहां हो घर घर में बिजली फ्री, सस्ता गैस सिलेंडर, रोजगार मिले सबको, आए राशन घर के अंदर, गरीबों की प्रगति उन्नत राजस्थानी। दिव्यांग वृद्ध विधवा को मिलती पेंशन, किसान को ना 2000 यूनिट की टेंशन, अरे स्वास्थ्य का पूरा अधिकार है यारों, पशु प्रेमियों की सरकार है प्यारों, हर परिवार का हो उत्थान, बनाई ऐसी योजना, नेता ऐसा मिलेगा ना चल टॉर्च लेके खोजना, इसका दिल है राजस्थानी, उनकी दिल है राजस्थानी, यार दिल है राजस्थानी, इसका नेता को तो पारो मोट पीठ पर बजगो, बाकी सारा शासन में यो बल्लभ नगर चमक गो, बाकी सारा
अरे रुको नहीं यार, अरे भैया, अरे भाभी साहब, अरे एक मिनट। राजस्थान में विधानसभा चुनाव है और ऐसे में वल्लभनगर विधानसभा में कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी जी ने आज सभा की है कुराबड़ के। मैडम, आज राहुल गांधी जी सभा की है, क्या कहना चाहेंगे आप? आज हमारे राष्ट्रीय नेता, प्रिय नेता राहुल गांधी जी, जो देश में एकता स्थापित करने के लिए, जो देश में हमारे अभी असामाजिकता फैली हुई उसे एक सूत्र में बांधने के लिए राहुल गांधी जी ने आज वल्लभनगर विधानसभा में, ये हमारी विधानसभा का सौभाग्य है कि वो यहाँ पधारे और उन्होंने सभी को संबोधित किया। उन्होंने जो हमें कार्य बताए हैं उनसे प्रेरणा लेके वल्लभनगर विधानसभा राजस्थान से कांग्रेस की सरकार बनाने में अपना पूरा योगदान देगा। विपक्ष में इस बार आप भाजपा के साथ साथ आपके क्षेत्रीय दल भी आपके सामने एक्टिव खड़ा है, आपके ही कांग्रेस के नेताओं को उन्होंने तोड़कर अपने साथ लिया है। सर, जो गए हैं वो अपनी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा के लिए गए हैं। जो सच्चे सिपाही हैं वो आज भी साथ खड़े हैं और जो खड़े हैं वो भी भाजपा के हैं। वो 6 महीने दिल्ली की दौड़ लगाते हैं कि हमें दिल्ली से भाजपा में वापस शामिल कर लिया जाए, जब नहीं होता है तो वापस कह देते हैं हमारी एक सेना है। और वो भी भारतीय जनता पार्टी के, वो भी भारतीय जनता पार्टी के हैं। तो ये तो भारतीय जनता पार्टी में गुटबाजी चल रही, कांग्रेस से तो एक ही खड़े हुए हैं। और कांग्रेस का चुनाव वल्लभनगर विधानसभा परिवार लड़ रहा है, प्रीति शेखावत तो मात्र एक चेहरा है। क्या मुद्दे रहने वाले इस चुनाव में आपके? हमारे मुद्दे, हमारे महिला स्नानघर का एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी नवाणिया में लानी, और जो मेरे भाई लोग टीएसपी के लिए मांग कर रहे हैं उनकी मांग पूरी की जाएगी। धन्यवाद। मुकाबला किससे है इस बार? हमारा किसी से मुकाबला नहीं, वल्लभनगर में कांग्रेस पार्टी जीत रही है। तो ये थे हमारा कीर्ति गजेंद्र शेखावत, जिनका साफ तौर पे कहना है इस बार विजय दिलाएंगे और आने वाले चुनाव में कांग्रेस पार्टी विजय होगी। देखना दिलचस्प रहेगा आने वाले 25 तारीख को किन की ओर ज्यादा मतदान होता है, 3 तारीख को विजय श्री प्राप्त करता है। अलर्ट भारत न्यूज भी आप सभी से निवेदन करता है कि आने वाली 25 तारीख को आप भी अपना मतदान का प्रयोग करें और इस महायज्ञ में अपनी आहुति दें। राजस्थान में चुनाव है, चुनाव की सरगर्मी के बीच आज कुराबड़ पंचायत समिति वल्लभनगर विधानसभा क्षेत्र में आज पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी की सभा थी। ऐसे में यहाँ पर सभा खत्म होने के बाद कुछ कार्यकर्ता हैं, उनसे जानना चाहेंगे क्या वो सोचते हैं। पंडित जी, कई नाम है आपको? हमारा नाम तो कला। कई सोच रहा हूँ बस भाविसा हुक्म ने जो विकास करवाया है और दाता हुक्म ने गुलाब सिंह शेखावत साहब ने जो नींव की ईंट लगी है और इतना विकास करवाया है कि शेखावत साहब, गजेंद्र सिंह जी शेखावत साहब के अधूरे सपने थे वो भी भाविसा हुक्म ने पूरे किया। बंटी बना जो हमारे हृदयराज गजेंद्र सिंह शेखावत साहब हमारे दिलों में बसते हैं। हम शेखावत साहब के बड़े आज दिल से पहली श्रद्धांजलि तो दे दी है और दूसरी श्रद्धांजलि तन मन से देंगे और भाविसा हुक्म को अधिक से वोटों से जिताएंगे। ये हमारी कांग्रेस पार्टी जय विजय कांग्रेस जय। आप कांग्रेस की सारी तारीफ कर रहे हो, क्या विकास है जो उन्होंने करवाया? भाविसा हुक्म ने IT कॉलेज, 3 कॉलेज, कुराबड़ कॉलेज, वल्लभनगर कॉलेज, भिंडर कन्या महाविश्वविद्यालय कॉलेज जो दिए हैं, जो आज गजेंद्र सिंह शेखावत के अधूरे सपने जो भाविसा हुक्म ने पूरे किए हैं। भाविसा हुक्म सबके साथ है, हर परिवार, हर महिलाओं के साथ में है और वो खड़े रहते हैं और सुख दुख में उनके साथ खड़े हैं। और जो कांग्रेस की जो जन कल्याणकारी योजना है, चिरंजीवी योजना बीमा और 10 लाख की दुर्घटना बीमा योजना और अभी जो 7 गारंटी दे रहे हैं और जिससे लोगों को मैं चिकित्सा विभाग में काम करती हूँ, लोगों से हमसे जुड़ते हैं, कई इलाज करवाते हैं। माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब ने इतने विकास करवाए हैं कि 750 की पेंशन 1000 रुपए करवा दी और जो ये अन्नपूर्णा फूड पैकेट जो भी गरीबों को दिया जा रहा है, तो कांग्रेस की बहुत अच्छी कार्यकारिणी रही है। हमारे मुख्यमंत्री राजस्थान में अगली सरकार बनेगी और भाविसा हुक्म को अधिक से अधिक वोटों से जिताएंगे हम सब मिलकर। आप क्या सोचते हैं, चुनाव आ गए हैं इस बार? देखो, सोचना क्या है, हम तो जिस दिन नामांकन वल्लभनगर में नामांकन पेश किया था प्रीति गजेंद्र सिंह शेखावत ने, उसी दिन से कांग्रेस जीती हुई थी। अब क्या है कि चुनाव है, चुनाव की प्रक्रिया तो होती है, क्योंकि कैसे मान लिया अपना नामांकन के दिन ही वो जीत गए? नहीं, हमारी जीत तो पहले फाइनल है। अच्छा, जो कांग्रेस सरकार ने हो तो 2 बार रिपीट कोई विधायक नहीं हुआ यहाँ पर काफी लंबे समय से। कब नहीं हुआ? आप बताओ ना। वल्लभनगर विधानसभा ऐसी विधानसभा है, एक बार बीजेपी का विधायक जीता है 70 साल में, एक ही बार बीजेपी का विधायक जीता है। कब जीता है?
शायद 2003 में जीता। 2013 में कौन जीता था? वो जनता सेना थी ना। पार्टी तो बीजेपी नहीं, कौन सी पार्टी? कांग्रेस सीट थोड़ी। अरे कौन सी पार्टी है? कभी बल्ला लेके आ जाते, कभी कड़ी लेके आ जाते, कभी फुटबॉल लेके आते थे, कभी कौन से ले आइटम लेके आते थे, वैसे वो डमरू वाला खेल बजाते, ऐसे थोड़ी होता है क्या? इस बार आरएलबी के उदयलाल जी मैदान में। देखो वो उनका आरएलबी क्या, उनको वो बार ट्राई करते हैं कि एक बार इनको गेंद फेंकने के लिए उतारो, इन्हें तेज गेंदबाज कौन है? तो उदयलाल को पहले गेंद दी थी, वो सेकंड आया था, वापस उदयलाल आने भी चला गया, वापस इसको दे दो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पहले उदयलाल की जो वोट मिले उदयलाल जी डांगी को, वो उसमें सहानुभूति थी उनके पास कि उसका भारतीय जनता पार्टी टिकट कटने के बाद उसको आरएलपी से टिकट मिला। उस समय जाट समाज के ओबीसी के वर्ग के लोग सारे उसके साथ जुड़ गए थे। अब वो नहीं है, अभी ओबीसी नहीं जुड़ेंगे। नहीं। वो जैसे जिस पार्टी में थे ना, जैसे कांग्रेस पार्टी से अंदर जो टूट के गए, जो सारे वापस आ गए। हाँ, बस कई नाम आप चुनाव है आप नाम रूपो है। हाँ रुक के होसी रहो चुनाव है आप लंबा टाइम राजनीति देखता ही रहो। बर के माहौल लग रहा सभा में आया है राहुल गांधी जी का क्यों माहौल तो नहीं लग रहा, माहौल तो कांग्रेस पार्टी लग रहा। राहुल गांधी सभा होनी होनी कई किरा क्यों कि बस इलाका सरकार इलाज दी तो है। मोटाबाद में पेन चल रहा 850 रहा 1000 रुपया कर देता है। ठीक है, मोटाबाद में फायदा वीरों ने बहुत सारी जन कल्याणकारी योजना अशोक गहलोत रही है, चाली रही है राजस्थान में। कैसे पंचायत हो आप? परमदा हो। अच्छा परमदा में विकास हो नहीं? बहुत विकास भी हो, 70 साल में नहीं हुआ जो 16 महीने में भी हो। 70 साल में नहीं हुआ जो 16 महीने में विकास हुआ है। अच्छा 70 साल में नहीं जो 16 महीने में विकास हुआ, सही बात है। सही बात है, ये तो कह रहे जो। अच्छा कई विकास हुआ आप रहते कच्चा बहुत पंचायत सारे देखो एजुकेशन के मामले में आईटी कॉलेज, गवर्नमेंट महाविद्यालय और वल्लभ नगर का हर तीनों ब्लॉक में कॉलेज खुल गई, जैसा कि कभी पहले 70 वर्षों में नहीं हुआ था। अगर लोग ये चाहते हैं ना, लोग आज की जनता कोई बेवकूफ़ नहीं है कि अपने आप ही अपना मत का उपयोग सही तरह से करेगी, क्योंकि राजस्थान में शिक्षा और जो अगर विकास को कोई हरा सकता है, विकास को हराना मुश्किल है यार। यही नहीं कि विकास के मामले में पूरे राजस्थान की जननायक की सरकार बनेगी, ये हम 100% राजस्थान में सरकार बनने जा रही है कह रहे हैं, क्या कितना? बिल्कुल राजस्थान में सरकार बनने जा रही है कि ये अशोक गहलोत साहब ने जो अभी का जो कार्यकाल था उसमें एक जो राजस्थान का जो एक देश आज़ाद हुआ था उस समय ये कहा जाता है कि राजस्थान बीमारू राज्य था एक तरह से आर्थिक मुद्दे के ऊपर। लेकिन पिछले 70 सालों में देखा जाए तो कांग्रेस पार्टी ने लगातार शासन में रही राजस्थान में, तो राजस्थान का जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, चिकित्सा, स्वास्थ्य, पेयजल, सड़क के मुद्दे पर उसके मुद्दे पर विकसित किया है। एक और गरीब और मध्यम परिवार को आगे लाने के लिए शिक्षा और सिंचाई योजनाएं, किसी भी तरह की योजनाएं लाकर राजस्थान के एक आम व्यक्ति को उसके आर्थिक मुद्दे पे उसको मजबूत करने का प्रयास किया है। जन कल्याणकारी सामाजिक सुरक्षा को देखते हुए जन कल्याणकारी योजनाएं की है। और हमारे खासकर बात की जाए वल्लभनगर विधानसभा की, तो वल्लभनगर विधानसभा में हमारे स्वर्गीय गुलाब सिंह जी शक्तावत ने भी बहुत विकास करा है। उसके बाद में हमारे आदरणीय स्वर्गीय गजेंद्र सिंह जी शक्तावत 2 बार विधायक बने, उन्होंने भी खूब काम कराया। उसके बाद में हमारे कोविड में हमारे निधन हो गया था गजेंद्र सिंह जी शक्तावत साहब का, तो उसके बाद में हमारे आदरणीय प्रीति जी शक्तावत को मौका मिला, लेकिन उनका जो कार्यकाल था 18 महीना का, वो अतुलनीय कार्यकाल था। उस कार्यकाल में शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल, सड़क के मुद्दे पर जितने काम हुए चिकित्सा के क्षेत्र में, वो एक तरह से मील का पत्थर साबित हुए इस क्षेत्र में। मील का पत्थर साबित, ये कह रहे हैं मील का पत्थर साबित हुआ। राहुल गांधी जी आज आए हैं, उससे क्या फर्क पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? अरे खतरनाक फर्क पड़ेगा और कांग्रेस भयंकर वोटों से जीतेगी। और सरकार भी कितने वोटों से? मैडम करीब 25,000 वोट तो मान ही लो आप। अच्छा, मैं 1980 से वोटिंग करता रहा। काफी नेता उधर चले गए हैं। कौन? ये तो ज्यादा कचरा से साफ ही रहो है। अच्छा, बीमारी साफ हो रही है। कचरा हो कचरा एक तरफ जा गया, चला गया, बिल्कुल बीमारी निकल गई, साफ रही गया, बिल्कुल एकदम दूध का दूध और मक्खन का मक्खन हो गया। अच्छा, और सरकार भी कांग्रेस की बनेगी। और हमारे अशोक जी गहलोत है ना, 4थी बार मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं, जो एक रिकॉर्ड है। अच्छा, मुख्यमंत्री होने तो थाना घाटे विधायक कौन होने रहा? विधायक प्रति गजेंद्र सिंह शक्तावत बनेगा। विकास देख लो आप, कुराबड़ में कॉलेज, वल्लभनगर कॉलेज, पिंडर में कॉलेज, सड़कें, ये सड़क देख लो आपने, कुछ भी नहीं था जो शानदार सड़क बन गई है। विकास के मामले में बाबीसा की कोई टक्कर नहीं कर सकता। यहाँ वल्लभनगर में उनके टक्कर में कोई नहीं है, ना बीजेपी है ना जनता सेना है। कांग्रेस हजारों वोटों से जीतेगी और शानदार। कौन से पंचायत से आप? मैं घुपड़ी पंचायत से। घुपड़ी में क्या विकास है? घुपड़ी में
स्कूल के 4 रूम दिए हैं। कुपड़ी पंचायत में हेडक्वार्टर पे कुपड़ा में दिए हैं। कुपड़ा में सामुदायिक भवन दिया है। हमारा रोड बनाई है 3 रोडें बनाई है, दरौली से जसपुरा तक, गुपड़ी से नपड़िया चौनागुड़ा तक। विकास हुआ है आपके? विकास शानदार हुआ। बस आपके हो रहा हो मैं सोच रहा हूँ कि अभी कांग्रेस सरकार ने ये करा सबसे 25 लाख का सिलेंडर। अच्छा, और हमारे जैसे गरीब 25,000 रुपये नहीं खर्च कर सकते। सबसे बड़ी बात ये हुई। अच्छा, एक रिबन मेरे बच्चे का मैंने खुद ने इलाज करवाया। 18,000 की जांचें कराई थी। मेरे जेब में 1800 रुपये नहीं थे। फिर क्या क्यों घबरा रही हो? मैंने कहा ये पैसे नहीं लगे, फ्री इलाज होगा। नरेगा में 125 दिन रोजगार की गारंटी दी। और अभी हमारे कुराबड़ी एरिया में कॉलेज सबसे बड़ा काम ये हुआ। और जो काम मांगे, घर में बिजली का बिल फ्री। हमारे माता और पिताजी को हमने 1,000 रुपये कभी नहीं दिए होंगे। 1,000 रुपये पेंशन मिल रही है, पिताजी को मिल रही है और हमारी माँ को मिल रही है। अच्छा, तो 1,000 रुपये मेरे को कहा बेटा मेरे को दे। तो मैंने एक बार दिएंगे, 2 बार देंगे, फिर मैं कहूँगा मेरे से नहीं दूसरे पैसे लो। तो सबसे अच्छा काम कांग्रेस ने ये किया है। और भविष्य ने 16 महीने में इतना विकास कराया, जो काम मांगा वो दिया, कभी खाली हाथ नहीं आई। कैसे पंचायत हो? ये ग्राम पंचायत परमदा, गांव उबला सोटिया। परमदा में कई विकास हुआ? परमदा में हमारे रोडों से लेके जो विकास सब, कोई पानी की भी समस्या नहीं है। हैंडपंप की जरूरत है। विधायक बने रहोगे, कई काम बाकी रह गए जो करा होगा। बाकी के अधूरे काम है और करेंगे। कोई रोड है, बच्चों के लिए इंग्लिश मीडियम खोलेंगे, कहेंगे कि हमारे गांव में ये जरूरत है। आज हमारे एक छोटा सा गांव है उबला सोटिया, 12वीं की स्कूल है। बच्चों को कुराबड़ी जाने में बहुत दिक्कत थी, तो हमारे बहुत अच्छा विकास हुआ। जी, आप और भी होगा। जी, आप मेरा नाम है वालाराम पटेल, डांगी कुराबड़ गाँव कोट पंचायत से हूँ। मेरा यह कहना है कि वल्लभ नगर नगर निगम की तरह महाराष्ट्र की तरह काम हो रहा है। अच्छा। वल्लभ नगर 2 साल में इतना काम हुआ है कि महाराष्ट्र में शिवसेना और जो कर रही है जैसा काम यहाँ वल्लभ नगर में शिवसेना खड़ी हो गई है। कांग्रेस नहीं है इस बार? कांग्रेस, उसको ही तो बोल रहा हूँ। शिव शक्ति जिसमें है वो कांग्रेस पार्टी है, जिसमें शिव की शक्ति है वो कांग्रेस पार्टी। हाँ, ऐसा क्यों? ऐसा क्योंकि हाथ से ही काम करना। आपको फूल तो तालाब में लेने जाना पड़ेगा। तालाब में हमारे को डांगी खड़ा है, डांगी गंगा जी कभी नहीं किया। कहीं कहवत में नहीं है क्या मोरियो बोलियो रे आसो जुला में, वो है के गंगा जी बाई हाथ जाइने। तो आज करियावर वो न्यारो करे रही हो, आज करियावर वो न्यारो करे रही हो। जो जाते जात कभी गंगा जी जाए तो कंडे ला दिया। मैं तो सबे साथ में रहना चाहूँ हूँ, सब भाई मले, जातिवाद नहीं करे और कांग्रेस पार्टी ने आगे बढ़ावे। और सचिन पायलट और अशोक गहलोत मिल ने राजस्थान वल्लभ नगर को नगर निगम की तरह काम करावे। नगर निगम बने थे वल्लभ नगर नगर निगम की तरह बजट आ रहा है। अच्छा। 2 साल में इतना काम हुआ है कि लड़कियों को गर्ल्स कॉलेज का भी विचार है। लड़कियों को गर्ल्स कॉलेज बनवाएंगे और भी एक और बनवाएंगे। बड़ा हॉस्पिटल उदयपुर नहीं जाना पड़े, महाना भोपाल है वैसा कुराबड़ में हॉस्पिटल बनवाएंगे। अच्छा। हमारे पास 25 बीघा जगह है सार्वजनिक। कहाँ पर? कुराबड़ तहसील के पास में। अच्छा। हाँ, तो वहाँ पे खिलाओ। तो भाई आप क्या कहना चाहेंगे? मैं बोलता हूँ राजपूत तहसील में एक रोड नहीं है, छोटे स्कूल आता है, आंगनवाड़ी नहीं है। अच्छा। कुछ नहीं है। एक मैं विकलांग हूँ। आपकी बात सुनेंगे, आप क्या कहना चाहेंगे? छोड़ दो। हमारे गांव में आंगनवाड़ी केंद्र नहीं है और आंगनवाड़ी नहीं है, पानी की समस्या है और एक रोड की समस्या है। जी, समस्या कांग्रेस जीतेगी तो विकास कराएगी। कांग्रेस जीतेगी तो कराएगी जी। तो यहाँ के लोगों से हमने जाना, अनेक मुद्दों पर इनसे बात हुई। देखना दिलचस्प होगा आने वाली 25 तारीख को कौन किसकी तरफ ज्यादा मतदान होता है, 3 तारीख को कौन विजय श्री प्राप्त कर रहा है। अलर्ट भारत न्यूज भी आप सभी से निवेदन करता है कि 25 तारीख को होने वाले चुनाव में इस महायज्ञ में अपनी भी आहुति दे और ज्यादा से ज्यादा वोट करें और वोट करने के लिए सभी को कहें। अलर्ट भारत के लिए गिरिराज के साथ पूरन प्रजापत, कुराबड़।